चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे जिसका नाम है बहुपद या फिर पॉलिनोमियल। इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे और हमने लास्ट क्लास में एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें जो इक्वेशंस होते हैं हमने इक्वेशंस को सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, हमने इक्वेशंस को हल करना सीखा था। अब जो मेथड था उसको हम पक्षांतरण विधि कहते हैं या ट्रांसपोज मेथड कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपको मेथड का नाम याद रखना है? नहीं, आपको जनरली मेथड का नाम याद रखना नहीं होता। बस मेन मोटिव ये है कि आपको किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, किसी भी समीकरण को आपको हल करना आना चाहिए। ठीक है, ये तो पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। अब जो भी हम लास्ट क्लास में पढ़ते हैं जनरली उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाके देना है। ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन ये है, इसमें आपको इक्वेशन दे रखी है 2z + 6 = 3 + z। इसका आपको हल निकालना है, यानी कि इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 5:35 हुए हैं। सॉल्व करने के लिए पूरे 2 मिनट मिलते हैं आपको, 5:37 पर। और ज्यादा टाइम देते हैं, 5:38 पर हम इसको डिस्कस करेंगे 5:38 पर। डन, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, हाँ, जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया उनके लिए मैं बता दूं कि हम पिछली क्लास पर बेस्ड ही एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाके देना। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे सॉल्व कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अभी भी हमारे पास 2 मिनट हैं अभी भी। 5:38 पे डिस्कस करते हैं, 5:38 पे डिस्कस करते हैं, तो 2 मिनट हैं अभी भी हमारे पास। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे देखिए, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ लिया था और ये काफी आसान भी था, ये काफी आसान भी था। ठीक है, डन, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, अब आधे से ज्यादा बच्चे सॉल्व कर चुके हैं, बट अभी भी आपके पास समय है। हम 5:38 पर ही इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आपके पास पूरा 1 मिनट और बाकी है। 1 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। सभी को ध्यान रखना, 1 मिनट और है। हाँ जी, बहुत ही आसान है, बिल्कुल सही बात है, ये क्वेश्चन काफी आसान है। शाबाश, काफी बच्चे सॉल्व कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकंड और बचे हैं, 40 सेकंड्स और बचे, जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को। हम जल्दी, हाँ, सॉल्व करेंगे उसके बाद। 40 सेकंड्स और बचे हैं, 30 सेकंड्स और बचे हैं। वैसे काफी बच्चे सॉल्व कर चुके हैं, जो कि काफी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी भी 5-6 बच्चे हैं जिन्होंने इसको सॉल्व नहीं किया है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। लास्ट 30 सेकंड्स और हैं, 30 सेकंड्स, 20 सेकंड्स और बचे हैं, लास्ट 20 सेकंड्स और बचे हैं। जल्दी से सॉल्व कीजिए, जिन्होंने सॉल्व कर लिया बहुत बढ़िया, शाबाश। 20 सेकंड्स और बचे हैं, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स और हैं, लास्ट 10 सेकंड्स और हैं। चलिए, समय समाप्त। वैसे काफी बच्चों ने आंसर किया है और ज्यादातर का आंसर सही भी है, जो कि काफी अच्छी बात है। चलिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारी, मैं उसको पहले दोबारा लिख लेता हूं। इक्वेशन थी 2z + 6 = 3 + z। अब मैंने लास्ट क्लास में ये सिखाया था कि जब हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो भी कांस्टेंट है उसको एक साइड लिखेंगे और जो वेरिएबल्स हैं उनको हम दूसरी साइड लिखेंगे।
ठीक है, अब यहां से हम पहले कांस्टेंट ढूंढते हैं कि कांस्टेंट कौन कौन से हैं। एक तो 2 है, 6 है और 3 है, ये तो है कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है यहाँ जेड है, एक तो जेड और ये भी जेड है। तो हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल वाली टर्म से पहले उनको एक साइड ले आते हैं। ठीक है, अब हम यहां फिर से मैं ये लिख रहा हूं कि जो वेरिएबल या जो चर हैं उनको हम लेफ्ट साइड में ला रहे हैं, और जो कांस्टेंट हैं या जो अचर हैं उनको हम राइट साइड में ला रहे हैं। अच्छा, मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। ऐसा नहीं आपको ये सॉल्व करते टाइम हमेशा लिखना होता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए कौन कौन सी टर्म में वेरिएबल है वो देख लेते हैं। एक तो इस वाली टर्म में वेरिएबल है और एक इस वाले पद में वेरिएबल है या चर है। ठीक है, तो इसको 2z को यही यहां है ऐसे ही रहने देते हैं। जब हम z को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा -z। अब +6 और है, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, बराबर इस साइड हमने z, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके बचा क्या, केवल 3 बचा है, तो 3 को हमने इधर लिख दिया। अभी भी आप देखोगे कि जो कांस्टेंट वाली टर्म्स हैं वो एक साइड नहीं है, 3 यहाँ है और 6 यहाँ है, तो हम 6 को पहले राइट साइड लेके जाते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2z में से z सब्ट्रैक्ट करेंगे तो z बचेगा, z प्लस 6, सॉरी 6 को हम यहाँ नहीं लिखते, ऐसे कर देते, ठीक है, 6 को यहीं लिख के अब हम 6 को दूसरी साइड लेके जाते हैं। अब की बात, तो z बराबर हो जाएगा 3 - 6, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - 6। अब जल्दी से बताइए कि 3 - 6 कितना होगा, जल्दी से बताइए 3 - 6 कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे 3 - 6 कितना होगा। हाँ, बहुत ही बढ़िया, 3 - 6 होता है -3। ठीक है, तो इसको हम z इक्वल टू -3 भी लिख सकते हैं। तो हमारा z की वैल्यू क्या आ गई -3, यानी कि जो ये इक्वेशन हमें दे रखी थी इसमें z की वैल्यू हमें -3 मिली है। इसका मतलब इसका हल है z इज इक्वल टू -3, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। हाँ जी, राहुल दहिया के नाम से जो भी बच्चा, आप प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को, आपने अनम्यूट कर रखा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा रिपीट कर दूं, कहां से रिपीट करूं, बस ये बता दो एक बार, पूरा ही रिपीट करना है क्या, जतिन के नाम से जो भी बच्चा है, या कौन सी स्टेप से, अच्छा पूरा करना है, ठीक है। मैं पूरे को एक बार और रिपीट कर देता हूं। देखिए हमें इक्वेशन दे रखी थी, उसको मैं जल्दी से लिख लेता हूं। 2x + 6 इज इक्वल टू 3 + z। अब मैंने ये बताया था कि जो हमारे कांस्टेंट वाली टर्म्स है उनको हम एक साइड लिखेंगे और जो वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको हम एक साइड लिखेंगे। तो वेरिएबल वाली टर्म्स कौन कौन सी, एक तो इस टर्म में आ रहा है वेरिएबल और एक इसमें आ रहा है। तो इन टर्म्स को हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड किसके, इक्वल साइन के। ठीक है, अब 2z तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे ही है, z को हम और लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं ताकि जो भी वेरिएबल वाले टर्म्स हैं वो एक साथ हो जाए, यानी कि जो चर वाले पद हैं वो एक ही तरफ हो जाए। तो 2z तो इधर ही है, जब हम इस +z को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो ये हो जाएगा -z। ठीक है, अब इधर क्या बचा +6, तो +6 को हम एज इट इज लिख लेते हैं, इक्वल का साइन है। इधर 3 + z था तो z तो हम इधर ले गए, तो z तो इधर बचा ही नहीं, इधर क्या बचा, इधर बचा केवल 3। ठीक है, अब अगले आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 2z में से z सब्ट्रैक्ट करेंगे तो z बचेगा, z + 6 इज इक्वल टू 3। अब हम यहां देख सकते हैं कि अभी भी चर और अचर अलग अलग साइड नहीं है। यदि मैं इस इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे देखूं तो यहाँ चर भी है और अचर भी, यानी कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी। तो हम क्या करेंगे कि अचर को यानी कि कांस्टेंट को भी एक साइड कर लेंगे। अब यदि मैं कांस्टेंट को एक साइड करने के लिए 6 को इधर लेके जाता हूं तो 6 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जब भी हम किसी भी इक्वेशन में चाहे चर की या अचर की साइड चेंज करते हैं तो उसका साइन भी यानी कि चिन्ह भी बदल जाता है। अब वो किस तरह से बदलता है वो भी मैंने पिछली क्लास में बताया था कि प्लस माइनस में बदलता है और माइनस प्लस में बदलता है। तो ये +6 है, राइट हैंड साइड में जाके ये -6 हो जाएगा। अब z इज इक्वल टू हो गया 3 - 6, तो 3 - 6 क्या होता है, ये होता है -3। ठीक है, तो z की वैल्यू हमें यहां से -3 मिली है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का हल है z इज इक्वल टू -3। ठीक है, चलिए अब बताइए जतिन के नाम से जो भी बच्चा है आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट में लिख आ गया ना, चलो बहुत बढ़िया। z इज इक्वल टू -3 यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया।
अच्छा, अब आपको लगेगा कि हम इसमें इक्वेशन सॉल्व क्यों कर रहे हैं। देखिए, इक्वेशन सॉल्व करना जस्ट आपको बताया था। इन इक्वेशंस के बारे में डिटेल में हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, जब भी फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे, हालांकि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं इनके बारे में, ठीक है। तो ये तो आता है फोर्थ चैप्टर में। इसमें केवल किसके बारे में आता है, के बारे में आता है। तो वापस से हम पॉलिनोमियल्स पे ही आते हैं, जिसमें हम पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स करना सीखेंगे, जिनको हम बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो होगा कि हम गुणनखंड सीख रहे हैं। अब वो कौन से मेथड से, सार गुणनखंड विधि, या इंग्लिश में हम जिसको बोलते हैं कि कॉमन फैक्टर का जो मेथड होता है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, उससे हम अब फैक्टर्स करना है, फैक्टराइजेशन सीखेंगे कि किसी भी बीजीय पद का, ठीक है, बीजीय पद यानी कि कोई भी जो टर्म दे रखी है उसको हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। तो किसी भी टर्म को बहुत ही छोटे छोटे टर्म्स में तोड़ देना। अब कितने छोटे, ये क्या कॉमन के नाम से, जो भी बच्चे, आप क्या पूछ रहे हो, सॉरी आपका कमेंट मुझे समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन, अच्छा नहीं, उस पर एक ही क्वेश्चन था। अब अगला टॉपिक है, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले हम अभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो तो पिछली क्लास में हमने सीख लिया था, वहां क्वेश्चंस किए थे हमने उसके 2-3। अब हम नया कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो भी बीजीय व्यंजक होते हैं, उसके जो भी पद होते हैं, उनको फैक्टराइज करना, यानी कि जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ये बीजीय व्यंजक है। अब इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं, यदि मैं टर्म देखूं तो इसमें 5xy एक टर्म है और 6 एक टर्म है। तो इनको फैक्टराइज करना। अब इनको फैक्टराइज कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे अब देखो, फैक्टराइज करने का मतलब ये है कि सारी चीजों को तोड़ तोड़ के अलग अलग लिख लेना, सिंपल सा। हाँ जी बताइए, कोमल के नाम से जो भी बच्चा आपने हैंड रेज किया है, सर एक बार दोबारा आपका से कोई बता डाउट, दें। इसी उसको क्या, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी के बारे में ना। यस सर। ठीक है, देखिए इसके बारे में मैं ये बता रहा था कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं या जो बीजीय व्यंजक हैं, उनके बारे में तो हम ऑलरेडी सीख ही चुके हैं। अब उसका एक एग्जांपल है 5x + y + 6, सॉरी 5x, हाँ। अब ये जो बीजीय व्यंजक है, ये हमने एक एग्जांपल के तौर पर लिया है, आप कोई भी ले सकते हो। इसके कौन कौन से पद हैं, इसके पद हैं या इसके कौन कौन से टर्म्स हैं, तो इसके टर्म हो गए 5xy और 6। तो जो भी इसके टर्म्स हैं उनको फैक्टराइज करना, यानी कि जो भी इसके पद हैं उनका गुणनखंड निकालना, वो हम अभी सीखने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इनको हम सीख क्यों रहे हैं, इसके पढ़ने से फायदा क्या होगा। मान लो मैंने गुणनखंड सीख लिए, मैं एक बच्चा हूं और मैंने गुणनखंड सीख लिए, तो मेरे उसको सीखने का कुछ फायदा हुआ होगा ना, तभी तो सीखें। तो उसको सीखने का क्या फायदा होगा, उसके बारे में हम आगे सीखेंगे, ठीक है। पहले हम ये सीख लेते हैं कि गुणनखंड निकालते कैसे हैं। जैसे ये एक छोटा सा उदाहरण है कि जैसे 5xy + 6 में पद कौन कौन से, एक तो 5xy हो गया और एक 6 हो गया। अब इनके गुणनखंड का मतलब है कि इनको इतने छोटे हिस्सों में तोड़ देना कि इसके बाद इनको और आगे नहीं तोड़ा जा सके। जैसे इसमें कौन कौन से वो आ रहे हैं, एक तो 5 है, एक x है, एक y है, ठीक है। तो ये हो गया 5x और y, इसके 3 अलग अलग गुणनखंड हो गए। अब 6 को, अच्छा इनको हम किस तरह से तोड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो संख्या आती है उसको हम प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं, और जो वेरिएबल्स आते हैं, जो चर आते हैं, उनको हम इस तरह से छोटी छोटी पावर्स के रूप में तोड़ते हैं। सबसे छोटी पावर कौन सी होती है, 1 होती है, इसलिए हम पावर 1 के रूप में तोड़ते हैं। जैसे मान लो x² है, तो इसका जो फैक्टर है x × x होता है, तो इसका फैक्टर एक x हो जाएगा। जब जनरली कॉमन फैक्टर की बात करते हैं ना, तो दोनों में सेम ही फैक्टर है, तो इसका फैक्टर एक x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल मैं आपको ये समझा रहा था कि गुणनखंड का मतलब क्या है, ठीक है। अभी अगली क्या था टर्म, अब अगला टर्म था 6, ठीक है। अब 6 के कॉमन फैक्टर्स, अच्छा ये बताइए आपको कॉमन फैक्टर निकालने आते हैं कि सभी को, अभाज्य गुणनखंड सभी को आते हैं क्या। मेथड बता देता हूं मैं आपको, ध्यान होगा तो इस तरह से निकालते थे हम। जैसे 6 के निकालते हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें डिवाइड करते हैं, तो 2 से 3 टाइम्स गया, फिर 3 में 2 से नहीं जाता तो 3 से करेंगे, तो ये 3 हो 1 हो गया। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स ये हो गए 2 और 3। यस, सभी को पता है ना प्राइम फैक्टर्स। अच्छा इसके बारे में मैंने इसलिए पूछा क्योंकि प्राइम फैक्टर्स या अभाज्य गुणनखंड हम पहले ही सीख लेते हैं, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा आता है ना सभी को, चलिए बहुत बढ़िया। अगर ये आता है क्या,
सर 5x की जगह 5x² होता तो क्या आता? 5 और x केवल, 5xy की जगह आपने ये बोला ना, 5xy की जगह यदि 5x² होता, यस सर। यही ना। तो देखिए इसके फैक्टर्स क्या होंगे, सबसे पहले फैक्टर्स कीजिए, एक तो 5 होगा, एक x होगा और एक x होगा, यही होंगे ना। अब हमें चाहिए कॉमन फैक्टर, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड चाहिए होता है। अब x और x में तो उभयनिष्ठ x है ही ना, तो कोई भी x ले लो एक इनमें से, तो एक तो 5 हो गया और एक x हो गया, तो 5 और x ये हो गए। हालांकि इसके बारे में अभी हम सीखने वाले हैं, ये बस मैंने एक उदाहरण के लिए समझाया था, अब हम डिटेल में समझेंगे। देखिए उभय, हाँ ये कॉमन, ये सार गुणनखंड क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है कि वह गुणनखंड, ध्यान से समझना, कि ऐसा गुणनखंड जो सभी पदों में उभयनिष्ठ हो, यानी कि जो सारी टर्म्स में कॉमन हो, उसको हम कॉमन फैक्टर या सार गुणनखंड कहते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। तो ऐसा कोई भी गुणनखंड जो कि सभी पदों में, सारे टर्म्स में कॉमन हो, उसको हम कॉमन फैक्टर या सार गुणनखंड कहते हैं। जैसे अब देखिए, हम उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो 12x और 6 का यदि हमें सार गुणनखंड निकालना हो तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके सबसे पहले हम फैक्टर्स करेंगे, 12x का करेंगे और 6 के करेंगे, ठीक है, 12x के करेंगे और 6 के करेंगे। अच्छा, 12x में भी दो अलग अलग चीजें हैं, 12x में भी दो चीजें हैं, एक तो 12 है और एक x है, ठीक है, इनके हम फैक्टर्स करेंगे, मतलब हम चर और अचर को अलग कर देंगे। अब 12 के कोई फैक्टर्स बता सकता है, प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड बताने हैं आपको, 12 के अभाज्य गुणनखंड कोई बता सकता है क्या? ओके, 12 का हो गया 2 2 3, ओके ठीक है, हाँ जी, ओके ठीक है, 12 का हो गया 2 2 3, ठीक है। अभी के लिए हम क्या सारे लिख लेते हैं, ताकि हम बेसिकली हमें ना कॉमन लेना सीखना है, ठीक है, कॉमन लेना सीखना है। तो कैसे करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 2 × 3, तो मैं अभी के लिए इसको 2 2 3 ही लिख रहा हूं, ठीक है, अभी के लिए मैं इसको 2 2 3 ही लिख रहा हूं, ठीक है, ये हो गया। अब x को और इससे छोटे उसमें नहीं तोड़ सकते, मतलब और इसको आगे नहीं कर सकते, तो x का हम x ही लिख रहे हैं, ठीक है। अब 6 की और बताइए, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 6 के और बताइए, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 और 3, यस 2 और 3 या 2 या 3 और 2, कैसे कह सकते हो आप उसको, 2 और 3, ठीक है, 2 और 3, ठीक है। अब देखिए मैं वापस से लिख रहा हूं, ये चार तो हो गए 12x के कॉमन, 12x के फैक्टर्स हैं, अभी हमने कॉमन नहीं निकाला, अभी तो हमने केवल फैक्टर किए हैं। ये तो हो गए 12x के फैक्टर्स, और ये जो हैं वो हो गए 6 के फैक्टर्स। अब इनमें कॉमन क्या है, कॉमन मतलब सेम कैसे हैं, ये क्या है, कैसे ही नहीं, कोमल, आप कोमल के नाम से जो बच्चा, आपका क्या डाउट है, सॉरी, अच्छा प्रिया वर्मा भी बोल रही है कि लेट हो गए। कोमल आपका डाउट क्या है, कोमल के नाम से जो भी बच्चा है, आप अनम्यूट करके बताओगे, कोमल के नाम से कैसे ही कह सकते हैं क्या? क्या? इनको कैसे भी कह सकते हैं क्या सर? 2 और 3 और 3 और 2? हाँ वो तो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं ना, तो 3 और 2 कह लो, 2 और 3 कह लो, एक ही बात है, कैसे भी कह सकते हैं बिल्कुल। लेकिन जब हम निकालते हैं, अच्छा सॉल्व करने की बात अलग है, जब हम निकालते हैं तो पहले 2 से ही डिवाइड करेंगे, पहले 3 से नहीं करेंगे, ठीक है, यहां पहले 2 से ही करेंगे, यहां सीक्वेंस से चलते हैं, सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, इस तरह से करते हैं। अब देखिए इसके दो फैक्टर्स मिले ना, 2 और 3, तो कोई बच्चा बोल रहा है कि 2 और 3 है, कोई बोल रहा है 3 और 2, बात एक ही है, ठीक है। चलिए अब यदि मैं इसमें कॉमन की बात करूं, कॉमन मतलब एक जैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, देखिए एक तो ये वाला 2 और ये 2 हो गया एक जैसा, ठीक है, इनको मैं ब्लैक कलर से दिखा देता हूं, एक तो ये वाला 2 और एक ये 2 हो गया, एक ये वाला 3 और एक ये वाला 3 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से आ गया 2 और 3 और इसमें से भी 2 और 3, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है इधर 6, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 6, तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो मिला है हमें 6, ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो मिला है हमें 6। अच्छा आप में से कुछ बच्चों को पता भी होगा कि यदि मैं डायरेक्ट ही इन दोनों के आपको कॉमन फैक्टर पूछता इन दोनों में से, वो आप डायरेक्ट ही 6 बता सकते थे,
लेकिन वो आता कैसे है वो हम इस तरह से निकालते हैं। आया कि नहीं समझ में, ये बताइए। यस, समझ में आया कि नहीं? सभी बच्चे बताएंगे कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। यस यस यस। और कोई? अच्छा, सभी का यस, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर ये समझ में आया तो आगे चलते हैं। जैसे मैंने यहां बताया था कि 12x के ये फैक्टर्स हो जाएंगे और 6 के ये हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से यदि मैं कॉमन की बात करूं तो 2 इंटू 3 यहां से कॉमन होगा और 2 इंटू 3 यहां से कॉमन होगा, तो इसका जो कॉमन फैक्टर है वो इसमें हो जाएगा 6। 2 इंटू 3 का मतलब होता है 6, तो हम डायरेक्ट ही 6 कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके कॉमन फैक्टर की बात। अब आप में से सभी बच्चों ने लिखा है कि समझ में आ गया। अच्छा तोशिका, आपको समझ में नहीं आया, बताइए कहाँ आ डाउट है गया आपका? सर, गलती से जम गया। ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया ना। चलिए, अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। देखिए, कॉमन फैक्टर निकालना बहुत ही आसान है। बस आप दोनों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए यदि कोई संख्या है, और यदि कोई वेरिएबल है तो वेरिएबल को सबसे छोटी पावर के रूप में तोड़ दीजिए, और हमने से देख लीजिए कौन कौन सा कॉमन है। चलिए, अब हम करते हैं, हाँ जी, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57। आंसर इसका आपको पोल में ही देना है, आंसर आपको पोल में ही देना है। हाँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये शायद मैंने आपको, हाँ ठीक है, पहले आप इसको खुद से बता दीजिए कि आपके हिसाब से क्या आ रहा है, आपके हिसाब से इसमें क्या कॉमन आ रहा है। ओके, क्वेश्चन क्या है कि 2x 3x स्क्वायर एंड 4, तीन वो है, इनका आपको कॉमन फैक्टर बताना है, सार गुणनखंड बताना है। आपके इसमें आंसर बता रहे हो कि नहीं? आंसर नहीं बताना ना, आंसर आपको पोल में बताना है, कमेंट में किसी को नहीं बताना। आंसर आपको पोल सेक्शन में बताना है, तो कमेंट में कोई भी आंसर नहीं लिखेगा। अच्छा, मैं ना चैट ऑफ कर रहा हूं। देखिए, आप अगर ऐसे आंसर चैट में करते रहोगे तो मैं चैट बंद ही कर दूंगा। इसलिए यदि आपको चैट में आंसर करना है तो फिर मैं चैट हमेशा ही बंद रखूंगा, तो कोई भी बच्चा अपना आंसर चैट में तो बिल्कुल नहीं लिखेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ तो, हाँ थोड़ा तो वो है, बहुत बढ़िया। 2x 3x स्क्वायर और 4, 2x 3x स्क्वायर और 4, इन तीनों में आपको कॉमन फैक्टर बताना है, मतलब सार गुणनखंड बताना था कि सार गुणनखंड क्या होगा। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, काफी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट नहीं, 30 सेकंड वेट करते हैं, क्योंकि काफी बच्चे ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं। लास्ट 30 सेकंड है आपके पास, यदि आपने आंसर नहीं किया है तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 30 सेकंड से 30 सेकंड, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से। 20 सेकंड्स और बचे हैं, 20 सेकंड्स और हैं, 20 सेकंड्स और हैं आपके पास। 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स बस, जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट 10 सेकंड्स और बचे हैं। समय समाप्त। वैसे काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। देखिए, अब सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने इस क्वेश्चन में गलत आंसर किया था। देखिए, आपको अगर मैं 2x की पूछूं, जल्दी से कमेंट बताइए 2x के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। सभी बच्चे बताएंगे 2x के, और एक ही बार लिखेंगे, एक ही बार में लिखेंगे कमेंट में। जो भी इसके फैक्टर्स होंगे अलग अलग कमेंट में नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिख दो। सर कमेंट बंद है। अच्छा, कमेंट बंद है, तो कमेंट अभी चालू हो गया है। एक ही कमेंट में लिखने हैं कि 2x के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। फैक्टर्स, हाँ, जब भी मैं फैक्टर्स की बात करता हूं मतलब प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, इसमें तो आपका आ गया है 2 और x, बहुत बढ़िया। तो इसका तो हो गया 2,
इसका हो गया x। चलिए 3x स्क्वायर की बता सकता है कोई? 3x स्क्वायर को हम किस तरह से लिख सकते हैं? ओके 3x या 3x, हाँ इनमें से दोनों ही सही हैं वैसे, क्योंकि जनरली जो रिपीट होता है उसको हम लिखते नहीं है, ठीक है। बट अभी के लिए, हाँ अभी के लिए हम सभी लिख रहे हैं, तीनों को लिख लेते हैं 3x और x, ठीक है 3x और x। यस इसी तरह से अच्छा 4 के मैं लिख देता हूं, 4 का होता है 2 and 2, ठीक है। अब यदि मैं इन तीनों को एक अलग अलग बॉक्स में बंद करूं, एक तो 2x, दूसरा क्या है 3x और x, और तीसरा क्या है, तीसरा हमें ब्लैक कलर से कर रहा हूं, तीसरा है 2 और 2। इन तीनों में से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? जल्दी से बताइए, इन तीनों में से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है जो सेम उस पर, तीनों में से एक ऐसी कोई संख्या हो या कोई भी? 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, मैंने बस क्वेश्चन ये पूछा है इन तीनों में से कुछ आपको कॉमन दिख रहा है क्या? अच्छा अभी इतने बच्चों का आंसर आने लग गया है, हाँ अभी आपका आंसर आने लग गया है। यस देखिए यहां आपको यही समझना था। देखिए ये मान लो मैं 2 ढूंढता हूं तो 2 इसमें है कि 2 नहीं, इसमें नहीं है, इसमें है, हाँ इसमें है। तो ऐसा ऐसी संख्या या ऐसा चर ढूंढना है हमें जो तीनों, ऐसा फैक्टर ढूंढना है ना जो तीनों में ही हो। इसमें नहीं है तो 2 तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब अगला हम x ढूंढते हैं कि क्या x है क्या तीनों में? इसमें है x, इसमें है x, लेकिन इसमें नहीं है, तो मतलब x भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि इनमें हमें तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर मिला ही नहीं है, सार गुणनखंड इनमें कुछ मिला ही नहीं है। और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको किन्हीं भी 2 या 2 से ज्यादा पदों में आपको कोई भी सार गुणनखंड या कॉमन फैक्टर नहीं मिले तो वहां कॉमन फैक्टर 1 होता है। यस अब काफी बच्चों ने कमेंट में लिख देंगे, कमेंट में लिख दिया यस कि जहां भी आपको कोई कॉमन फैक्टर ना मिले वहां कॉमन फैक्टर 1 होता है। अब वो क्यों होता है आपको समझा देता हूं, ठीक है, उसका भी रीजन मैं आपको समझा देता हूं। देखिए 2x को हम 2 इंटू, एक तो 2 लिख सकता हूं, इसको मैं 1 भी लिख सकता हूं, और इसको मैं x ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ये भी तो 2x ही आएगा इनका मल्टीप्लाई करने पे। यस और नो जल्दी से बताइए, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं इसको 2x को 2 1, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। सीमा रानी के नाम से जो भी बच्चा है उन्होंने बिल्कुल सही बताया है कि जो भी संख्या होती है उसके मल्टीप्लाई में हम 1 तो लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 का आप किसी भी संख्या में गुणा कर लो, किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कर लो, वो हमेशा वही संख्या मिलती है, ठीक है। इसी तरह से मैं इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो सब में से कॉमन 1 आ जाएगा। तो यहां से हमने क्या सीखा, ये क्वेश्चन बस इसीलिए पूछा था। कॉमन फैक्टर बहुत ही आसान है, अगर मैं आपसे ऐसे पूछता तो आप आसानी से बता सकते थे, लेकिन यहां बताने का बस उद्देश्य यही है कि जब भी आपको कोई कॉमन फैक्टर ना दिखे तो वहां कॉमन फैक्टर 1 होगा, ठीक है। अच्छा अब जल्दी से एक और क्वेश्चन मैं आपको कमेंट पे पूछ लेता हूं, आप ये बताइए 5x एंड 15x स्क्वायर, इन दोनों का सार गुणनखंड बताइए। 5x और 15x स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, दोनों का कॉमन फैक्टर बताइए जल्दी से। हाँ ठीक है, यहां मिला जुला आंसर आ रहा है, ठीक है। कुछ बच्चों ने बोला है x, कुछ ने बोला है 5 और कुछ ने बोला है 5x, ठीक है जल्दी से। हाँ 30 सेकंड और वेट करते हैं, 30 सेकंड्स और वेट करते हैं, 30 सेकंड्स और वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। सभी बच्चे कमेंट में आंसर कर रहे हैं, जिन्होंने आंसर कर दिए अच्छी बात है, जिन्होंने आंसर नहीं किया सभी आंसर करेंगे। 15 सेकंड्स और हैं आपके पास, 15 सेकंड्स और हैं, 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड्स। चलिए ठीक है, अब जिसका जो भी आंसर है आप अपना आंसर याद रखना। अब हम इसको पहले देख लेते हैं कि इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या निकलेंगे इन दोनों में। 5x को यदि मैं इसका गुणनखंड करूं तो पहले तो गुणनखंड एक तो 5 आएगा और एक x आएगा, ठीक है। अब 15x की जब मैं करूंगा तो 15 तो अभी एक नंबर ही है,
ठीक है, तो 15 को तो मैं अभी एज इट इज लिख लेता हूं और इसको एक्स स्क्वायर, पहले तो मैंने चार और अचार को अलग किया है अभी, तो बस अब इनके गुणनखंड कर लेते हैं। तो 15 के जो गुणनखंड होते हैं वो 3 और 5 होते हैं, 3 इंटू 5 या 3 और 5 कैसे कह सकते हो इसको। तो 15 के तो हो गए 3 और 5, आप निकाल के भी देख सकते हो, ठीक है। और एक्स स्क्वायर की क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स, ठीक है। तो यहां से कॉमन क्या कर रहा है, ये देखिए 5 है इसमें, इसमें 5 है क्या, बिल्कुल इसमें भी 5 है, इसमें x है, इसमें x है क्या, हाँ जी इसमें भी x है। तो इसका आ गया 5 इंटू एक्स, मतलब कॉमन फैक्टर हो गया इसका 5x। यस, ये समझ में आया क्या, ये बताइए। मैंने क्या किया, मैंने जो भी दो पद दे रखे थे दोनों को मैंने फैक्टराइज किया, ठीक है, दोनों के गुणनखंड निकाले। अब उन गुणनखंडों में से ये देखा है मैंने बस कॉमन कौन कौन से हैं, जो भी कॉमन है उनका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, वही आपका कॉमन गुणनखंड आ गया, ठीक है। तो अब सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, जब 5x और 15x स्क्वायर का आपसे गुणनखंड पूछा जाए ना, सार गुणनखंड या कॉमन फैक्टर पूछा जाए, तो 5, x नहीं होगा या 5 और x नहीं होगा, उसको 5x एक साथ बोलोगे आप, दोनों का मल्टीप्लाई करके। जैसे अभी इससे पिछले एग्जांपल में देखा था ना, वहां 3 इंटू 2 आ रहा था ना, तो उसको हम 6 बोलेंगे हमेशा, कि उसका कॉमन फैक्टर है 6, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, ये तो हो गई कॉमन फैक्टर वाली बात। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो आया था 1, ठीक है। अभी आपको शायद स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, आपको बस कुछ सेकंड के लिए वेट करना है, कुछ सेकंड के लिए वेट करना है, आपको अभी स्क्रीन दिखने लग जाएगी, बस कुछ सेकंड के लिए। यस, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखने लग गई होगी, ठीक है, सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। नो सर। अभी देखी, अभी दिख गई होगी। यस सर। वेट कर लो बस कुछ सेकंड, हाँ कुछ सेकंड का वेट कर लो, दिख जाएगी। यस यस यस। तो जब भी मैं किसी भी ऐसी चीज के लिए बोलूं तो कुछ सेकंड वेट कर लिया करो। अभी सभी को दिख रही है, तो हाँ इसी पे थे हम। तो यहां से हमने देख लिया कि ये 5x आएगा इसका, और इसमें आंसर हमारा 1 आया था, क्योंकि इनमें, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन में आंसर 1 आया था क्योंकि इनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं था, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं था, तो इसका आंसर तो था 1, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं कि ये कॉमन फैक्टर कहां काम आता है, हमने कॉमन फैक्टर निकालना क्यों सीखा। देखिए, इस तरह के जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि 2x + 10 के गुणनखंड कीजिए या इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये भी हो सकता है ये बोल दे आपको कि इसको सरल कीजिए, ठीक है। तो सरल जहां भी करने का पॉइंट आएगा, जहां भी सरल सिंप्लीफाई करने का क्वेश्चन आएगा, वहां आपको कॉमन फैक्टर आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमने कॉमन फैक्टर सीखा कि इसको हम कैसे करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमें बीजीय व्यंजक दे रखा है उसको हम पहले अलग अलग उसमें तोड़ लेंगे। जैसे यदि मैं 2x और 10 की बात करूं तो इसको हम तोड़ लेंगे, इसके जो कौन कौन से पद है, 2x और 10 है। यस और नो जल्दी से बताइए, इसमें 2 पद है ना। अच्छा, आंसर हम बाद में करते हैं, इसमें 2 पद कितने हैं, 2 है ना, 2x और 10। यस और नो सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे पद है ना। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम प्रत्येक पद को, मतलब जो भी टर्म है उनको हम अखंडनीय गुणनखंड, अखंडनीय गुणनखंड बस वही होता है उसको अखंडनीय गुणनखंड या प्राइम फैक्टर, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, कि प्राइम फैक्टर्स के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। अखंडनीय गुणनखंड है उनके गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो प्रत्येक पद क्या है इसमें, एक तो 2x हो गया और एक 10 हो गया, ठीक है। 2x और 10 के पहले यदि मैं गुणनखंडों की बात करूं तो 2x के गुणनखंड तो हो जाएंगे 2 और x, और 10 के हो जाएंगे, 10 के क्या हो जाएंगे 2 और 5, ठीक है। 10 के हो जाएंगे 2 और 5। इसका मतलब क्या ये है कि 2x + 10 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2x + 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2x को तो लिख दिया मैंने 2 × x प्लस 10 को मैंने लिख दिया है 2 × 5। जल्दी से बताइए यस और नो, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2x + 10 को ऐसे लिख सकता हूं, यस और नो, यस यस बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो चलिए हम अगली उस पर चलते हैं। मैंने 2x को 2 × x और 10 को 2 × 5 लिख सकता हूं। तो ये अब इसमें ये कॉमन फैक्टर क्या हो गया,
2 इंटू एक्स और 2 इंटू 5 में सार गुणनखंड क्या हो गया, यहां से 2 हो गया। यस, यहां से सार गुणनखंड हमने निकाल लिया कि दोनों में जो सार गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है, वो मिला है हमें 2। ठीक है, अगर मैं इसको इसी तरह लिखना चाहूं इस गुणनखंड के रूप में, तो 2x को तो मैंने लिख दिया है 2 इंटू एक्स और 10 को लिख दिया है 2 इंटू 5। ठीक है, अब अगर मैं यहां से देखना चाहूं, यदि मैं इस वाले इस साइड राइट साइड में देखूं, तो यहां से मैं देख सकता हूं कि दोनों में से 2 कॉमन है। ठीक है, दोनों में 2 क्या है, कॉमन है या कॉमन गुणनखंड है। तो मैंने उसको क्या किया है, कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो मैं इसको अलग से करके दिखा देता हूं आपको। इस साइड क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 5 प्लस क्या है 2 इंटू 5। ये है, हमने क्या किया है, दोनों में से 2 कॉमन लिया था, तो यहां से भी और यहां से भी। अब कॉमन हम उसी संख्या को ले सकते हैं या उसी चर को ले सकते हैं जो दोनों में आता हो। कॉमन का मतलब यही है ना कि जो दोनों में उपस्थित हो। अब दोनों में उपस्थित क्या है, 2 है, तो 2 कॉमन लिया। ठीक है, जब भी हम कॉमन लेते हैं तो ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहां से जब 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, जल्दी से बताइए। यहां से जब 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, सभी बच्चे बताएंगे। जब हमने यहां से 2x में से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2 अलग, अगर अलग ले लिया तो x, हाँ जी बिल्कुल, यहां से क्या बचा, x बचा, क्योंकि 2 तो यहां आ ही गया कॉमन लेके, x बचा। बीच में साइन क्या है, प्लस का। अब 2 इंटू 5 में से जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा। लीला किशन के नाम से जो भी बच्चा, आपका कोई डाउट है क्या, लीला किशन के नाम से जो भी बच्चा, आपने अनम्यूट कर रखा है इसलिए पूछ रहा हूं मैं। 5 बचा, बिल्कुल 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 5 था, उसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, उसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स प्लस 5। अब यहां से मुझे क्या मिला, यदि मैं इसको 2 इंटू एक्स प्लस 5 लिख सकता हूं, तो इसको जो सिंप्लीफाई करके मैंने यह गुणनखंड के रूप में लिखा है, वो लिखा है 2 इंटू एक्स प्लस 5। तो जो हमारा मेन क्वेश्चन था कौन सा, कि 2x प्लस 10 के गुणनखंड कीजिए, तो उसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 2x प्लस 10 को एज इट इज लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने 2x के गुणनखंड किए, तो 2x के गुणनखंड के रूप में लिखा तो 2 इंटू एक्स लिखा, और जब मैंने 10 को गुणनखंडों के रूप में लिखा तो 2 इंटू 5 लिखा। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, इसके बाद मैंने दोनों में कॉमन देखा कि कॉमन क्या है, तो यहां भी देखा 2 है और यहां भी 2 है, तो दोनों में कॉमन आ गया 2, तो 2 को मैंने अलग से लिख लिया ब्रैकेट। अब यहां 2 को जब मैंने कॉमन लेके हटा दिया तो बचा क्या, x बचा इधर, ये बीच में साइन है प्लस का। इसमें भी जब मैंने 2 को कॉमन लेके, ये कॉमन दोनों में से आया, ये ध्यान रखना है आपको, इसलिए दोनों में से 2 हट जाएगा, जो भी कॉमन लिया है वो हट जाएगा वहां से, बचा क्या, यहां बचा 5। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 2x प्लस 10 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, ये बताइए यहां तक समझ में आया। अच्छा, इस पूरे उसका प्रोसेस का मतलब क्या था, पूरे प्रोसेस का उद्देश्य क्या था, एम क्या था, वो यही था कि जो भी आपको बीजीय व्यंजक दे उसका गुणनखंड कैसे करोगे आप, वो समझ में आया ना। हालांकि ये मेथड, हाँ जी क्वेश्चन करते हैं अभी, ये मेथड थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अच्छा, आप में से काफी बच्चे ने इसको ऐसे करते होंगे कि 2x प्लस 10 में से आपको पता है कि अब दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है, ये वाली जो स्टेप है ना, वो जनरली हम कॉपी में लिखते नहीं है, लेकिन अगर चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। ध्यान रखना है आपको, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, तो इस वाली स्टेप को जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट करी है, ये वाली स्टेप, इसको आप स्किप करने लग जाओगे, डायरेक्टली आप ये वाली स्टेप लिख दोगे। आप जैसे अपने दिमाग में सोच लो कि दोनों में से क्या कॉमन आएगा, दोनों में से 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए। जब हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ x बचा, प्लस यहां से जब 2 कॉमन लिया तो बेसिकली कॉमन लेने का मतलब होता है उसमें भाग देना, तो इसमें भाग दिया 2 का तो ये आएगा 5, तो 2 इंटू एक्स प्लस 5। तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट करने के लिए अभी नहीं बोलूंगा, अभी अगली कुछ क्लासेस तक आप इसी तरह से पूरा सॉल्व करना, मतलब ये वाली जो स्टेप है ना बीच वाली, ये भी लिखना आप, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। हाँ, आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, मैं वही बता रहा हूं, लेकिन आप पहले ये स्टेप कुछ दिनों तक प्रैक्टिस कर लेना। जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो अपने आप ही ये स्टेप स्किप होने लग जाएगी, उसके बाद आप डायरेक्ट ही फाइनल स्टेप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये समझ में आया है तो यहां तक हमने ये सीखा। देखिए क्या प्रोसेस था मेन, जब हमें पता चला कि 2x प्लस 10 के हमें गुणनखंड करने हैं,
तो सबसे पहले इसमें जितने भी पद थे, इसमें कौन कौन से पद थे, 2x और 10 दो पद थे, दोनों को हमने अभाज्य गुणनखंड या अखंडनीय प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया। ठीक है, जहां 2x ब्रेक हुआ 2 इंटू एक्स में और 10 ब्रेक हुआ 2 इंटू 5 में। अब इन दोनों में से हमने देखा कि कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, उभयनिष्ठ क्या है, तो दोनों में से दो उभयनिष्ठ था, दो को अलग लिख दिया और इसको 2 इंटू एक्स प्लस 5, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई करना सीख लिया। ठीक है, अब हो सकता है आपको यहाँ तो दो ही पद थे, हो सकता है कोई 3 पद हो सकता है कहीं 4 पद हो, जितने ज्यादा टर्म्स हैं आप उतने ही गुणनखंड करोगे उसके। ठीक है, मतलब सभी पदों के आप गुणनखंड करोगे। यस, चलिए अब हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58। अच्छा, मैं अभी चैट बंद कर रहा हूं क्योंकि काफी बच्चे ना चैट में आंसर करने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आंसर सभी को पोल सेक्शन में जाके करना है, बहुत ही आसान है। 5xy प्लस 15y के आपको गुणनखंड बताने हैं कि इसका फैक्टराइज करना है बेसिकली, कि हम इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके गुणनखंड करके बताइए। अभी तक हमने यही सीखा ना, प्राइम फैक्टर्स का मतलब यही था, आप गुणनखंड करना सीख जाओ किसी का भी। तो ये आपको बताना है कि इसके गुणनखंड आप कैसे करोगे। ओके, ठीक है, आंसर आना स्टार्ट हो गया। समय काफी है, 6:15 हुए हैं, 6:18 तक वेट करते हैं। पूरे 3 मिनट है आपके पास, आप आराम से समय ले लीजिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, लेकिन सभी बच्चे कोशिश करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, इसे काफी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, इसमें ना आपको करेक्ट आंसर देखना है। आपको हो सकता है 2 आंसर करेक्ट लगे, ऐसा भी हो सकता है, मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको 2 आंसर सही लगे, लेकिन आपको ये बताना है कि उन दोनों में भी सबसे ज्यादा सही कौन सा है। ठीक है, क्योंकि मैं आंसर को देख के पता लगा पा रहा हूँ कि कुछ बच्चे शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये आपको बताना है कि मान लो 2 आंसर सही भी है, तो उनमें से सबसे ज्यादा सही आंसर कौन सा है, जो हमने मेथड पढ़ा था उसके हिसाब से आंसर कौन सा सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। ठीक है, तो हम 1 मिनट और वेट करते हैं, अभी भी 1 मिनट है आपके पास आंसर करने के लिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। यस, बताइए, लीला किशन के नाम से जो भी बच्चा आप हैंड रेज कर रहे हो, आपका कोई डाउट है क्या? अनम्यूट करके बता सकते हो अगर आपको कोई डाउट है तो। ठीक है, चलिए लास्ट 15 सेकंड और वेट करते हैं, 15 सेकंड्स और हैं। 5 सेकंड्स और बचे हैं लास्ट। हाँ जी, बताइए, लीला किशन के नाम से जो भी बच्चा है, आपने अनम्यूट भी किया, आपने हैंड रेज भी किया, कोई डाउट है? चलिए, समय समाप्त। किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, कोई पूछ रहा है कुछ? लीला किशन के नाम से जो भी बच्चा है, आपको कोई डाउट है क्या? आपने अनम्यूट कर रखा था। चलिए, अब सभी बच्चे ना स्क्रीन पर ध्यान देंगे। अभी मैंने इसका करेक्ट आंसर बताया नहीं है, अभी जो भी आपका आंसर हो वो आप मैच कर लेना। देखिए, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में था 5xy प्लस 15y। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से पद है, कितने टर्म है इसमें, आप ये बता सकते हो? इसमें कितने, अच्छा आंसर नहीं, आंसर किसी को नहीं बताना कमेंट में, आंसर सभी ने सबमिट कर दिया है, तो कमेंट में कोई नहीं लिखेगा आंसर। अगर आप कमेंट में आंसर करोगे तो मैं कमेंट्स बंद कर दूंगा। अब क्वेश्चन क्या है कि जो भी हमें बीजीय व्यंजक दे रखा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसमें कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं, वो बताना है। हाँ, बहुत बढ़िया, इसमें 2 पद हैं, बिल्कुल सही बात है। कौन कौन से? एक तो हो गया 5xy और एक हो गया 15y।
ठीक है। अगर मैं 5xy के गुणनखंड करना चाहूं तो 5xy के गुणनखंड क्या होगा? एक तो 5 होगा, एक x होगा और एक y होगा। तो 5xy के हो गया 5x और y। इसी तरह यदि मैं 15y के गुणनखंड करना चाहूं तो देखिए 15 के अगर आपको याद होगा तो 15 के तो अभी हमने गुणनखंड सीखे थे, 3 और 5 होते हैं। ठीक है, या आप कर भी सकते हो 3 5, ये 15 के हो गए और y भी है तो ये आ जाएगा y। ठीक है, तो मैं इनको एक बॉक्स में बंद कर देता हूं, ग्रीन कलर के बॉक्स में, और फर्स्ट वालों को मैं ब्लू कलर के बॉक्स में कर देता हूं बंद। अब हम दोनों में कुछ कॉमन या उभयनिष्ठ निकालने की, मुझे नहीं पता स्कूल में कब जाना है, अब इन दोनों में हम उभयनिष्ठ निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए उभयनिष्ठ क्या क्या है यहां से वो आपको सीखना है। इसमें 5 है, क्या इसमें भी 5 है? बिल्कुल। तो दोनों में एक तो 5 आ गया उभयनिष्ठ। दूसरा इसमें x है, इसमें x है क्या? नहीं, इसमें x नहीं है तो x छोड़ देते। इसमें y है, क्या इसमें y है? हाँ जी, इसमें भी y है, तो इसमें y है, दोनों में y भी है। तो 5 इंटू वाई उभयनिष्ठ क्या आ गया? 5 इंटू वाई, यानी कि 5y आ गया। ठीक है, दोनों में हमने कॉमन ढूंढ लिया, कॉमन फैक्टर क्या है? 5y। तो अब हमें कैसे सॉल्व करना है? हम वापस से क्वेश्चन लिखेंगे 5xy प्लस 15y। ठीक है, अब हमें क्या करना है? कॉमन फैक्टर क्या था? 5y। तो अब हम इस पूरे में से 5y कॉमन लेंगे क्योंकि कॉमन फैक्टर है 5y। अब जब हमने इसमें से 5y कॉमन लिया तो यहां बचा x प्लस, जब 15y में से हम 5y कॉमन लेंगे तो 15 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 5 इंटू वाई। तो यहां से जब 5y कॉमन आ गया तो यहां बचेगा 3। ठीक है, यहां बचेगा 3, तो क्या आया हमारा? 5y इंटू एक्स प्लस 3, 5y इंटू एक्स प्लस 3। यस, ये आया कि समझ में? पहले ये बताओ, फिर करेक्ट आंसर पे बात करते हैं। पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि जो हमें दे रखा था बीजीय व्यंजक 5xy प्लस 15y, उसके जो गुणनखंड हमें मिले हैं वो मिले हैं 5y इंटू एक्स प्लस 3। मेरी आवाज क्लियर नहीं? नहीं, आवाज तो क्लियर है, तभी तो इतने बच्चे आंसर कर पा रहे हैं। अगर आप आवाज क्लियर नहीं होती तो बच्चे आंसर नहीं कर पाते ना। चलिए, अब देखिए अगर मैं इसको एग्जैक्ट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब आप में से लगेगा कि सर ऑप्शन ए भी तो करेक्ट हो सकता है। देखिए टेक्निकली यस, ऑप्शन ए भी करेक्ट हो सकता है क्योंकि इसका मतलब भी सेम ही है, इसका मतलब भी यही निकलेगा। लेकिन जब हम गुणनखंड की बात करते हैं तो आपको ऑप्शन बी ही आंसर करना है क्योंकि इसमें से भी तो y बाहर आएगा ना, इसमें से भी तो y बाहर आएगा, तो ये 5y ही हो जाएगा। ठीक है, तो यदि मैं फाइनल आंसर की बात करूं तो ऑप्शन बी ही रहेगा। लेकिन यदि हाँ ज्यादा सही बी है, मैंने वही बोला, मैंने अभी इससे पहले भी बोला कि हो सकता है आपको दो आंसर क्लियर वो देखें कि दो ऑप्शन सही हैं, उनमें से भी आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा सही कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, मैंने बोला, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शन ए गलत है, इसीलिए किसी का भी ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, लेकिन ज्यादा सही तो ऑप्शन बी होगा क्योंकि ऑप्शन ए अभी फाइनल आंसर नहीं है, अभी फाइनल आंसर नहीं है, इसको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा तब हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, ये आया समझ में कि इसका ऑप्शन बी सही क्यों होगा? सभी बच्चे, हालांकि देखिए मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि आपको लग रहा हो कि सर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो क्या एग्जाम में हम ऐसे ऑप्शन बी को सही करेंगे, अगर ए को सही कराए तो क्या होगा? ये क्वेश्चन आ सकता है, बट जनरली एग्जाम में ना इस तरह के इतने पास ऑप्शंस नहीं आते। जनरली मैं अगली स्लाइड पे चला जाता हूं, इतने पास ऑप्शंस नहीं आते आपके एग्जाम में, कभी भी नहीं आएंगे। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है कि अगर एग्जाम में इस तरह के ऑप्शंस आ जाए तो क्या करेंगे। ऑप्शंस आएंगे ही नहीं इस तरह के एग्जाम्स में, वो बहुत ही अलग अलग ऑप्शंस होंगे। हाँ जी ठीक है, जिसका सही है बहुत अच्छी बात है, शाबाश, लेकिन जिसका ऑप्शन ए भी सही किया तो इसका 100% गलत नहीं है, उन्होंने अभी पूरा सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन ए करेक्ट किया मतलब उन्होंने अभी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं किया है, जब आप आगे सॉल्व करोगे तो ऑप्शन बी आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी और डी तो सही नहीं है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन डी भी, हाँ जी ऑप्शन डी भी काफी को लग रहा होगा कि ऑप्शन डी में भी आंसर है, तो ऑप्शन डी भी अभी पूरा सही नहीं है, ये इसका भी फाइनल आंसर ऑप्शन बी ही आएगा। तो यहां से बस हमने यही सीखने को मिला है हमें कि जो करेक्ट आंसर है, जो सबसे ज्यादा सही आंसर है, हमें वही टिक करना होता है, और सबसे ज्यादा सही है
ऑप्शन बी। 99% ए ऑप्शन सही है। नहीं, ऑप्शन बी तो 100% ऑप्शन बी सही है ना। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे, हाँ अच्छा इसमें किसी को डाउट किया जल्दी से बता दो। हाँ जी, एक क्योंकि फाइनल आंसर नहीं है ना, इसीलिए वो 1% गलत। अच्छा गलत नहीं कह सकते, वो इनकम्प्लीट है। दो चीजें अलग अलग हैं, इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट, मतलब गलत और अधूरा, बस इतना सा अंतर है। वो अधूरा है, अभी गलत नहीं है। ठीक है, हाँ जी चलिए, यस। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। 6:24 हुए हैं। 6 बज के, हाँ 6:26 या 27 तक हम इसको, आपको आपके पास टाइम है 6:27 तक का, आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन है कि आपको, अब हाँ देखिए अभी यहाँ उल्टा है, आपको इसमें गुणनखंड दे रखे हैं, गुणनखंड दे रखे हैं और आपको बताना है कि बीजीय व्यंजक है कौन सा। अब यहाँ आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसमें वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको गुणनखंड दे रखे हैं और आपको बीजीय व्यंजक बताना है कि बीजीय व्यंजक कौन सा है। हाँ बहुत ही आसान है, यस। आसान तो है, हम वैसे भी कठिन क्वेश्चंस नहीं करते, टफ क्वेश्चंस हम वैसे भी नहीं करते, काफी आसान ही करते हैं। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि हम इसका कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा जिसका हो गया बहुत ही अच्छी बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया। जिसका आंसर आ चुका है बहुत ही बढ़िया बात है। आपका भी हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, जिस चीज का हो चुका है बहुत ही अच्छी बात है। चलिए हाँ बहुत आसान है, काफी बच्चे सॉल्व कर भी चुके हैं, बट शायद अभी भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, देखते हैं। ठीक है, 30 सेकंड्स और है आपके पास, 30 सेकंड्स और है, जल्दी से आंसर कीजिए। अच्छा जिसने कर लिया बहुत ही बढ़िया बात है, 30 सेकंड्स और है आपके पास, 30 सेकंड्स और है आपके पास। ट्वेंटी सेकंड्स और बचे हैं। नो किसके लिए लिख रहे हो आप? पता नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछा, आपके सारे कमेंट्स पे बात करते हैं। 10 सेकंड्स और बचे, लास्ट 10 सेकंड्स, जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड करते हैं, हाँ ऐसे इतना कंफ्यूजन नहीं था, यस सही बात है। समय समाप्त। चलिए इस क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हाँ पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये अच्छा आपस में कमेंट्स में बात करनी करनी, नहीं तो मैं कमेंट्स बंद कर दूंगा। देखिए ये आपको देखना है। हाँ जी, किसी ने पूछा नहीं पूछा, मैं बता दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं। आपको कमेंट करने का सबको अधिकार है, राइट है ना सभी को, कि अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ बताना चाह रहे हो कमेंट पे लिख दो, कोई बात नहीं, लेकिन आपस में बातें नहीं करनी। चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए मैंने अभी जैसे ही बताया था कि मान लो 12 है, ठीक है, ये 12 की वजह और छोटी संख्या ले देते हैं, मान लो 6 है। यदि 6 के फैक्टर्स 2 और 3 हैं, ठीक है 2 और 3 हैं, तो मान लो आपको ये फैक्टर्स दिए जाए 2 और 3 और आपसे पूछे कि किसके फैक्टर्स है, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो और आपको ये आ जाएगा, मेन संख्या आ जाएगी। उसी तरह से आपको ये फैक्टर्स दे रखे हैं 3x और 7yx प्लस 10y प्लस 3, ठीक है। हालांकि यहाँ आपको डायरेक्ट, हालांकि क्या हुआ, सत्यवान नागर के नाम से जो भी बच्चा है प्लीज म्यूट कर लीजिए। सत्यवान नागर के नाम से बोलो कट कर दे बोलो।
अच्छा ठीक है, सत्यवान नागर के नाम से जो भी बच्चा है मैंने उनको क्लास से निकाल दिया है। ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, देखो डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स पूछ लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ यदि ये गुणनखंड है किसी उसके किसी बीजीय व्यंजक के, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमें वही बीजीय व्यंजक मिल जाना चाहिए। हालांकि यहाँ भी आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई के ही फॉर्म में वो दे रखा है, गुणा के रूप में दे रखा है। अगर नहीं भी देके रखे तो आपको डायरेक्ट उनका गुणा करना है, ठीक है, डायरेक्ट आपको गुणा करना है। अब कैसे करोगे, 3x का मल्टीप्लाई करोगे 7yx में, तो मैं इनको अलग अलग लिख रहा हूं, 3x इंटू 7yx, बीच में क्या है प्लस, ठीक है। मल्टीप्लाई करना तो मैंने बहुत पहले ही सिखा दिया था। 3x का मल्टीप्लाई करेंगे 10y में, 3x इंटू 10y प्लस 3x इंटू 3। अब इसके मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। मैं फिर से वही बता रहा हूं कि गुणा करना तो है, मल्टीप्लीकेशन तो हम सीख चुके हैं। जब मैं इन दोनों का गुणा करूंगा तो 3 इंटू 7 21, x का मल्टीप्लाई x से होगा तो x स्क्वायर। अब बचा क्या, y बचा, तो उसको एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस 3 इंटू 10 30, इधर क्या है x और इधर है y, तो x और y, प्लस 3 इंटू 3 9x। अब हमारा आंसर आया है कि वो बीजीय व्यंजक, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था 21x स्क्वायर वाई प्लस 30xy प्लस 9x। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा मैंने फिर से बोला था कि कमेंट्स में बात नहीं करेंगे, हाँ जी टाइम इज ओवर, मुझे भी पता है, तो किसी ने उसका भी रिप्लाई किया, कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ मेरा भी वही आंसर है, कोई बात नहीं। ये सभी को समझ में आया, ये सभी को समझ में आया कि क्वेश्चन नंबर 59 की ऑप्शन डी कैसे करेक्ट होगा। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब बात आती है देखिए होमवर्क की। ये सभी बच्चों को थोड़ी देर सुनना है, बस 1 मिनट और लूंगा मैं। सभी बच्चे ना होमवर्क जरूर करेंगे क्योंकि ऐसा देखा गया है कि केवल 50-60% बच्चे ही होमवर्क करते हैं। सभी बच्चे होमवर्क करेंगे क्योंकि यदि आप होमवर्क करोगे ही नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि अभी हाँ प्लायो की लिंक आएगी, या तो मैं अभी या अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगी अगले 10 मिनट में, ठीक है। बस आप 10 मिनट का वेट कर लेना। हाँ जी बताइए, लकी सोकल के नाम से जो भी बच्चा है, कुछ कहना है आपको? नहीं, हैंड रेज कर रहे हो आप बार बार, कुछ कहना है? नहीं सर, हाँ जी बताइए। हाँ सर में 3x है क्या? ये मैंने सोचा 3 गुणा x है। अच्छा आप ये कहना चाह रहे थे, ठीक है। सर हाँ जी ये 3x, मल्टीप्लाई ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। हाँ ये कंफ्यूजन हो सकता है। अच्छा इस तरह की चीजें आप अनम्यूट करके पूछ लिया करो। अच्छा डाउट है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका डाउट गलत है, नहीं बिल्कुल सही डाउट है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस तरह के डाउट्स आए तो आप अनम्यूट करके पूछ लिया करो ना कि सर ये x या इनटू है, ठीक ये है। पता नहीं था सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर ये इनटू होता तो वो आपका फिर कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता ना। अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको कंफ्यूजन था तो अच्छी बात है, आपने बता दिया। अगली क्लास से यदि आपका इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप अनम्यूट करके पूछ, आंसर नहीं किया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, एक्स था, ठीक है। चलिए हाँ जी, प्लायो का लिंक मैं वही कह रहा हूँ कि प्लायो का लिंक अगले 5 से 10 मिनट में आपके स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आ जाएगा। हाँ हाँ वही वही बता रहा हूँ, प्लायो का लिंक आपको अगले 5 या 10 मिनट में आपके स्कूल ग्रुप पे आ जाएगा, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। यहां तक यदि किसी को कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो बस क्लास यहीं तक थी, ठीक है। ओके बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय बाय बाय।